तो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ से सबसे बेस्ट जो हम लोग को पोजीशन मिलता है वो मिलता है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि देयर इज समथिंग विच कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, तो आप लोग बोलेंगे सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं तो आप चौंकना मत कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, और इसी को हम लोग चेरेंकोव इफेक्ट बोलते हैं। पहले बात तो जब भी कोई स्टार मरता है उससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चलते क्या होता है कि यहाँ पर आपका ये गामा रे बर्स्ट, गामा रेस का एक बहुत बड़ा फौहारा निकलता है, और ये बोलते हैं हम लोग कि वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इवेंट में काउंट होता है हमारे पूरे यूनिवर्स कॉस्मिक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट ड्वार्फ काफी चमकीला होता है, न्यूट्रॉन स्टार उससे कम होता है, और ब्लैक होल तो भाई साहब बिल्कुल ही अंधकार जैसा कुछ होता है। 95% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से एक ग्रीन हाउस गैस बहुत ही तगड़ा बन रहा है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 450 डिग्री सेल्सियस जाता है, जो कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज्यादा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम लोग अपने साल भर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा एक रिलेटेड चैप्टर है अपने लास्ट यूनिट से ही, जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। पिछले बार हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने की कोशिश की थी बड़े ही लेमन लैंग्वेज में, और आई होप कि आपको वो सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट सम एस्ट्रोनॉमिकल करंट अफेयर्स दैट इज बीइंग इन न्यूज। आपको पहले बता देता हूं कि यार देखो ये सारी की सारी चीजें, इनमें काउंट जो भी आप कर रहे हो ना, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, 30 मीटर टेलीस्कोप, दीज ऑल थिंग्स हैव बीन प्रीवियसली आस्क्ड बाय द UPSC। मतलब इसमें जो भी चीजें हैं उसमें से मैक्सिमम चीजों पर UPSC उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो उसी के बेसिस पर ही हम इंपॉर्टेंस डिसाइड करते हैं इन टॉपिक्स का, और एक एक करके इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी डाउट आता है तो यार यहाँ पर आ जाना, और कुछ भी दिक्कत आती है या फिर इस स्लाइड को लेना चाहते हो तो भी वहीं पर आ जाना, यहीं पर मिल जाएगी आपको ये वाली स्लाइड भी। सबसे पहला जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी क्या चीज है ये? सबसे पहले बता दें कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेटरी मिलता है। यहां देख सकते हो कि ये सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? कुछ होता नहीं है। देखो जहां पर भी ऐसे बहुत शांत इलाके होते हैं, जैसे कि इसको पर्टिकुलरली कहां पर लगाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इन सभी जगहों पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर बिल्कुल ऐसा शांत इलाका होगा उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे रेडियो टेलीस्कोप लगा रहे हैं, जिससे कि हम लोग क्या करें, हमारे स्पेस के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। दैट इज द पर्पस। देखो कोई भी प्रकार का टेलीस्कोप अगर हम लोग लगाते हैं, बी इट रेडियो टेलीस्कोप या फिर किसी भी प्रकार का दूसरा टेलीस्कोप की बात करते हैं, तो उनका एक मेजर पर्पस ये होता है कि वो रेडियो वेव्स में बात करें, एक्सरेज में बात करें, गामा रेज में बात करें, सभी का काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना। हम लोग देखो वैसे तो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स भी छोड़ते हैं, हमें लगता है कि यार देखो अर्थ से कई बार हमें यूनिवर्स देखने में दिक्कत आती है, तो पहले तो हम लोग इसको ऐसे जगह पर चुनते हैं जहां पर सिटी लाइट्स, जैसे कि लाइट पोल्यूशन कुछ हो ही ना, बहुत ही साइलेंट एरियाज हो जहां पर हम लोग को यूनिवर्स बिल्कुल क्लियरली दिखे। बट स्टिल हम लोग ऐसा समझते हैं कभी कभी बादल आ जाते हैं, हालांकि बादल वगैरह इन एक्सरेज और गामा रेज या फिर इन वेव्स को ज्यादातर रोकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े अल्टरेशंस तो जरूर होते हैं। तो इसीलिए कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेस में भी हमारे टेलीस्कोप्स को भेज देते हैं। एंड इनफैक्ट आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, सबसे पहला जो हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट भेजा था उसको हम लोगों ने बोला था एस्ट्रोसैट। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में पिछले साल ही 2024 में हम लोगों ने एक और एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट भेजा है, जो कि काफी फेमस भी रहा था। इसको आप लोग जानते हैं एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट से, एक्सपोसैट से। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों स्पेस में जाके यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड देयर आर सर्टेन सैटेलाइट्स जिनको कि हम लोग, अच्छा ये दोनों के दोनों कहां है ना, ये दोनों के दोनों लो अर्थ ऑर्बिट में हैं। अब हम लोग को लगता है कि यार लो अर्थ ऑर्बिट में भी जब भी रहेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। कैसे प्रॉब्लम आएगी, यहां पर देखना जरा। मान लेते हैं कि ये हमारा सन है ना, यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारा मून है, और यहां पर हमारा अर्थ है। अगर हम लोग कोई भी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया हमने, तो लो अर्थ ऑर्बिट में कई बार तो ऐसा होगा ना, उसको कभी मून उसके सामने आ जाएगा, कभी उसके सामने सन आ जाएगा, तो इट विल नॉट बी क्लियरली सीन। तो इसीलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमने लैग्रांजे पॉइंट डिसाइड करना स्टार्ट किया। लैग्रांजे पॉइंट आपको पता है किसी भी दो बॉडी के बीच में ऐसे टोटल में 5 लैग्रांज पॉइंट हो सकते हैं। कहां पर, एक तो इसके इस साइड में L1, एक इसके जस्ट पीछे L2, एक सन के जस्ट पीछे L3, और 60 डिग्री पे L4 एंड L5, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
तो L4 और L5 पर भी कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो हमें यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है, तो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ से सबसे बेस्ट जो हम लोग को पोजीशन मिलता है वो मिलता है L2। याद रखना कि ये जो L2 की बात हम लोग कर रहे हैं, दिस लैग्रांज पॉइंट, एक्चुअल में ये एक हेलो ऑर्बिट होता है। ये हेलो ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर नहीं लगाता है, ये अल्टीमेटली सन का ही चक्कर लगाता है, इसीलिए हमेशा अर्थ के आउटर पेरिफेरी पर होता है। तो ना ही इसके रास्ते में कभी अर्थ आता है, ना ही इसके रास्ते में कभी मून आता है, और ना ही इसके रास्ते में कभी सन आता है। तो इसको बिल्कुल क्लियर एक्सपेंस मिलता है पूरे यूनिवर्स का। तो कई बार हम लोग L2 पर भी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग पूरे यूनिवर्स को और डिटेल तरीके से मैप कर सकें। बहुत सारे आज भी हम लोग पढ़ेंगे कि कई सारे ऐसे सैटेलाइट्स जो कि L2 पर प्लेस्ड हैं। आप लोगों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात की होगी, है ना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये सब भी वही काम कर रहे हैं। तो मोटा मोटा जब भी हम लोग किसी ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम लोग को पूरा यूनिवर्स का एक्सपेंस को मेजर करना है, या फिर उसमें कुछ यूनिक फेनोमेनास हो सकते हैं, जैसे कि मान लो सुपरनोवा एक्सप्लोजन की बात हो, ब्लैक होल के पढ़ाने की बात हो, ये जो न्यूट्रिनोज निकल रहे हैं हर जगह से उसको पढ़ने की बात हो, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी पढ़ने की बात हो। सबका मुद्दा अलग अलग हो सकता है, बट सबका काम एम लगभग वही होगा कि सबको यूनिवर्स को और डिटेल में समझना है। एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जितनी भी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई हैं, इन सबका काम वही है। तो आप समझ सकते हो कि बेसिकली इसको 2021 में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को लेते हुए इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये बेसिकली क्या है कि SKAO एरे जो है, इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे एंटीनास को यूज कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ एंटीनास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर में। अब यहां पर बहुत सारी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आप यूरोपियन यूनियन से अगर आप लोगे तो आपको एक मिलेगा यूके, एक मिलेगा जर्मनी, एक मिलेगा इटली, एक मिलेगा फ्रांस। ये चार तो उधर के साइड की हो गई। फिर अपने इंडिया के आसपास की बात करोगे तो इंडिया, चाइना, और यहां नीचे और आओगे तो ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आप देखोगे तो कनाडा एक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, चेशायर, यूके में है। यहां पर इंडिया का रोल क्या है, इंडिया का रोल बेसिकली देखो, इतना डिटेल में तो कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो भी हम इतने सारे एंटीनास की बात कर रहे हैं, इंडिया के जो साइंटिस्ट्स हैं वेरियस इंस्टीट्यूशन से, वो जाके इसमें इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे कि जो भी पावर मैनेजमेंट होता है इन सभी एंटीनास का, एक बेसिकली न्यूरल नेटवर्क होता है, उस न्यूरल नेटवर्क के चलते हम लोग इनके पावर को पूरा का पूरा मैनेज करते हैं कि कैसे काम करेंगे। तो उस पर इंडियन साइंटिस्ट पूरा ध्यान रखते हैं, मतलब वो इंडिया का रोल है एक्चुअल में। एसके सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब इंडिया ने हेविली इन्वेस्ट भी किया इन सब चीजों में। तो एसके जो है वो इंडिया का, एसके और इंडिया के कंसोर्टियम से क्या मिल रहा है, यहां से आप देख सकते हो कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स या फिर आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस, इन सभी जगहों से ऐसे ओवरऑल 20 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस है जिसके साइंटिस्ट यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो मोटा मोटा हम लोग को यही समझ में आया। एनसीआरए के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है। पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ पर जो TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसी का एक पार्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। अब देखो हर चीज के लिए वही बात है कि वो मतलब एस्ट्रोनॉमी के लिए हो, ऑब्जर्वेटरी हो, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट हो, या फिर ऐसा कोई टेलीस्कोप हो, उन सब का बात या काम सब सेम रहेगा। इसीलिए मैंने आपको एग्जैक्टली सब कुछ बता दिया। यहां पर आपको पता होगा कि जब हम अपने पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच एक आइलैंड ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं हवाईयन आइलैंड। हवाईयन आइलैंड पर अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारे वॉल्केनिक आइलैंड्स का ग्रुप मिलता है, जैसे कि मौना लोआ। यहां पर जो मौना लोआ है वहां पर हम लोग बोलते हैं, देखो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्से, चूंकि आपको पता है कि यार ये जो है आपके ओशन सरफेस से बसाल्टिक इरप्शन के साथ आ रहा होता है जो कि फ्लूइडिक नेचर का होता है, तो इसीलिए यहां पर बेसिकली शील्ड वॉल्केनो बनता है, शील्ड वॉल्केनो। इन सब चीजों को मैंने अपने ज्योग्राफी वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर कर दिया है ऑलरेडी। तो शील्ड वॉल्केनो बनता है, और ये शील्ड वॉल्केनो ही यहाँ पर हवाईयन आइलैंड्स पे देखने को मिलता है। उनमें से जैसा एक मौना लोआ है, ये तो सबसे लार्जेस्ट एक्टिव शील्ड वॉल्केनो आप बोल सकते हो अर्थ पर है। बट सिमिलरली ऐसे ही एक और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं मौना किया। मौना किया जो है वो एक ऐसा वॉल्केनिक माउंटेन ही है, लेकिन आज के डेट में वो इनएक्टिव है। अब उस इनएक्टिविटी की वजह से अब आप सोचो कि पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच, जहां से दूर दराज किसी भी प्रकार से लाइट पॉल्यूशन या कुछ भी मतलब कहीं मिलेगा ही नहीं। इस बेसिस पर अगर हम यहां पर कोई टेलीस्कोप को लगाते हैं तो यहां से हम बहुत ही क्लियरली यूनिवर्स को देख सकते हैं। इस वाले टेलीस्कोप में जो 30 मीटर टेलीस्कोप हम लोग देख रहे हैं TMT,
इस 30 मीटर टेलीस्कोप में थोड़े प्रॉब्लम्स आए थे और इनको रिजॉल्व करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट का एक समूह वहां पर मौना किया में गया था उसको देखने के लिए, तो इसीलिए ये न्यूज में था। और यूएसए टू एड्रेस द चैलेंज फेस्ड बाय द टीएमटी प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग मौना किया बेसिकली क्या क्या ऑफर करता है, मैंने जैसे बताया आपको, डार्क स्काईज ऑफर करता है भाई साहब, मिनिमल लाइट पोल्यूशन, हाई एलिवेशन, मतलब ऊंचा भी काफी है ना, भले ही शील्ड वॉल्केनो है बट इसका काफी ऊंचाई पर यहां पर देख सकते हो आप लोग। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार आपको एक व्यू दे देता है ये। और इनएक्टिव वॉल्केनो है, ये सब मैंने बता दिया। टीएमटी की बात करते हैं तो 30 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो कंट्रीज जैसे कि यूएसए है, चाइना है, जापान है, इसके अलावा कनाडा है, इंडिया है, ये सब के सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें तो भाई साहब $200 मिलियन का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट, वो सब भी इंडिया ने इस टीएमटी प्रोजेक्ट पर लगाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे मिरर्स लगाए गए हैं। हालांकि देखो ये सब नंबर्स यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। बस इतना समझ लेना, यूपीएससी अगर कुछ भी इससे रिलेटेड पूछता है तो वो यही पूछेगा कि 30 मीटर टेलीस्कोप, सबसे पहले उसका लोकेशन पता होना चाहिए, इंडिया इस प्रोजेक्ट का पार्ट है कि नहीं ये पता होना चाहिए, इंडिया के अलावा और मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं, और बेसिकली इसका रिसर्च एरिया क्या क्या है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो एक्सो प्लैनेट एटमॉस्फेयर होते हैं, एक्सो प्लैनेट मतलब क्या होते हैं भाई, जो अर्थ लाइक प्लैनेट्स है, मतलब एक्सो प्लैनेट मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर वाले प्लैनेट्स हैं उनको हम लोग एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। और अगर ये मान लो गोल्डीलॉक्स जोन में मिल जाए, गोल्डीलॉक्स जोन मतलब कि उस हैबिटेबल जोन में मिल जाए किसी दूसरे सोलर सिस्टम में, तो उनके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है कि नहीं इसको डिटेक्ट करना इसका काम है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में पढ़ना इसका काम है, और जितने भी पहले के गैलेक्सी फॉर्मेशन हुए हैं उनके बारे में पढ़ना, और ब्लैक होल्स की इमेजेस को कैप्चर करना या फिर उनकी इमेजेस को और क्लियरली देखना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब हमारे लिए एक ब्लैक होल का फोटो हमारे सामने आया था, कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले, तो वो भी बहुत ही ब्लर्ड इमेज थी हमारे लिए, तो हमें थोड़ा सा और क्लियर इमेज चाहिए, तो यहां पर हम लोग थोड़ी चीजों को और देखेंगे। 30 मीटर टेलीस्कोप में बस इतनी ही चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। चलो, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि देयर इज समथिंग विच कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, तो आप लोग बोलेंगे सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं तो आप चौंकना मत कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, और इसी को हम लोग चेरेंकोव इफेक्ट बोलते हैं। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सर हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट कोई चीज चल ही नहीं सकती है। दैट इज ट्रू, बट द कंप्लीट स्टेटमेंट वुड बी कि ऐसा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट, जो भी मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है उससे तेज कोई नहीं चल सकता, और वो भी वैक्यूम में। तो वैक्यूम में हम सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, अप्रोक्सीमेटली 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो दिस इज वेयर, दिस इज इन वैक्यूम। क्या हर जगह स्पीड ऑफ लाइट सेम ही होगी? नहीं, अलग अलग आप बोल सकते हैं डेंसिटी वाले मटेरियल्स में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर में लगभग 75% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है। तो इस जगह पर देयर कैन बी सर्टेन एलिमेंट्स जो कि इस जगह पर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज चल सकते हैं। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां पर मिल रही है आपको? वैक्यूम में मिल रही है। बट डेफिनेटली देयर कैन बी लोकेशंस जहां पर स्पीड ऑफ लाइट अपने आप कम हो जा रही है और उससे भी तेज चलने वाले कुछ और हो सकते हैं। देखो ऐसा ही होता है कि जब मान लो इसमें कुछ भी हम लोग ऐसा एमिशन कर दें, जैसे मान लो फ्यूजन रिएक्शन हो जाए, फिजन रिएक्शन हो जाए, फिजन रिएक्शन से जो प्रोटॉन्स निकल रहे हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इतने स्पीड से निकलें कि वो इस पर्टिकुलर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज निकल जाए, और जब भी वो उस वाटर मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो वो जिन जिन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से भिड़ते हुए जाते हैं, उनको वो बाहर एमिट करते हुए जाते हैं, तोड़ देते हैं। तो उसी प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे शेल में जब शिफ्ट करता है तो कुछ लाइट्स एमिट होती हैं, और ऐसे ही लाइट हम लोग को हमेशा नॉर्मली ब्लू कलर्स के रेंज में भी देखने को मिलता है जब भी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं। तो वही लाइट की बात हो रही है, वही इफेक्ट की बात हो रही है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? चेरेंकोव इफेक्ट बोलते हैं, चेरेंकोव इफेक्ट। तो यहां पर इसी को पढ़ने के लिए एक मेस टेलीस्कोप का भी जिक्र किया गया है। यहां पर मेस का मतलब क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। अब इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, बेसिक्स तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहां पर समझते हैं कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बेस्ड गामा रे टेलीस्कोप है। याद रखना, गामा रे टेलीस्कोप है, और ये कहां पर है? अपने लद्दाख में है, हैनले लद्दाख में लगा है। समझते हैं इसके आगे।
वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट इमेजिंग चेरेंको टेलीस्कोप है, जो कि सी लेवल से 4.3 किलोमीटर ऊपर और 21 मीटर वाइड डिश के साथ में। अब इतने सारी डिटेल अगेन याद नहीं करनी आपको, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली एंड एशियाज लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेंको टेलीस्कोप। यहां पर आप बोल सकते हो कि एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। क्यों भाई? क्योंकि अब इसमें ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने फोटो मल्टीप्लायर हैं, कितना हाई रेजोल्यूशन है, हनीकॉम मिरर पैनल्स होते हैं, 356 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कोटेड ये आपके हनीकॉम पैनल्स हैं। तो ये सब छोड़ दो, आप बस इतना याद रखो कि ये बहुत ही ऊंचाई पर है और बहुत ही बड़ा है, और इसके वजह से ये जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द रेज ऐसे होते हैं उनको कैप्चर करने में ये हेल्प करता है। अब ये बेसिकली करता क्या है? ये ग्राउंड बेस्ड गामा रेज को डिटेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि ये बेसिकली चेरेंको रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जो भी मतलब मान लो कि कोई कॉस्मिक गामा रेज है, जब भी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ में इंटरैक्ट करता है तो यहीं पर वो चेरेंको इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया कि मान लो कि अगर कोई गामा रेज का कोई भी पार्टिकल है, मान लो, है ना, वो गामा रेज जब हमारे एटमॉस्फेयर में चीरता हुआ अंदर कभी कभी आता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो जाता है, और इसी से वहां पर क्या होती है, एक अलग प्रकार की लाइट एमिट होती है जिसको हम लोग चेरेंको इफेक्ट बोलते हैं, चेरेंको रेडिएशन बोलते हैं। उन्हीं चेरेंको रेडिएशन को पढ़ते हुए ये गामा रेज से काफी सारे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है ये मेस टेलीस्कोप। इतनी ही बात हमें समझनी थी। तो इसीलिए क्या करता है, एटमॉस्फेरिक चेरेंको टेलीस्कोप जो है IACT, ये मतलब ऑपरेटर है इसका, डायरेक्ट टेक्निक, जहां पर हाई एनर्जी गामा रेज 20 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब इतना सब अगेन याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक मुद्दा क्लियर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको कि देखो इंडियन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि BAR की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या फिर TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इन तीनों की मिली भगत है भाई। इसको बनाने के लिए इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, और ये बेसिकली हाई एनर्जी गामा रेज को स्टडी करने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, गामा रे बर्स्ट के बारे में पढ़ा होगा, है ना। गामा रे बर्स्ट क्या होता है? जब भी कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ मान लो, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ साथ आपको कई बार गामा रे बर्स्ट देखने को मिलता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान देना कि जब भी गामा रे बर्स्ट की बात होगी, यहां पर समझाता हूं मैं आपको गामा रे बर्स्ट। यहां पर या तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूं यार सीधे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं GRBs, इसको GRBs भी बोलते हैं, है ना, गामा रे बर्स्ट, गामा रे बर्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं। ये आर्टिस्टिक इल्यूजन है ऑफ कोर्स, लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ साथ ये गामा रे बर्स्ट जब निकल रहा है तो ऐसा बोला जाता था पहले के टाइम पर कि भाई साहब अगर ऐसा होता है कि इसके अर्थ के बीच में ही आ जाए, पहले बात तो जब भी कोई स्टार मरता है उससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चलते क्या होता है कि यहां पर आपका ये गामा रे बर्स्ट, गामा रेस का एक बहुत बड़ा फौहारा निकलता है, और ये बोलते हैं हम लोग कि वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इवेंट में काउंट होता है हमारे पूरे यूनिवर्स कॉस्मिक में। इसके अंदर में अगर अर्थ आ जाता है तो इतना ज्यादा हेविली इंपैक्टेड होगा कि अर्थ कई बार हो सकता है डिस्ट्रॉय भी हो जाए। ऐसा पहले सोचा जाता था, बट दिस वाज नॉट हैपनिंग, और ऐसा तब हुआ जब हम लोग को 2022 में लगभग 10 घंटे तक लगातार अर्थ पर गामा रे बर्स्ट देखने को मिला। यूजुअली देखो क्या होगा कि ये सिंगल डायरेक्शन में ही होता है, तो जरूरी नहीं है कि जब भी कोई भी ब्लैक होल बोल रहा हूं, जब भी कोई स्टार, मासिव स्टार की डेथ होती है तो उस टाइम पर ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ साथ इसके अंदर यहां पर कोई अर्थ पड़े, यहां पर कोई अर्थ पड़े, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। कभी अर्थ यहां पर हो सकता है, कभी अर्थ यहां पर हो सकता है, कभी अर्थ यहां पर हो सकता है। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा होगा, ये इसको देख तो सकता है बट ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता है। तो अर्थ पर लगातार, अभी कुछ साल पहले की ही बात है, जब लगातार 10 घंटे तक हम लोग को गामा रे बर्स्ट देखने को मिला, तो उसी सिचुएशंस में अब ये सब क्या करते हैं, गामा रे बर्स्ट के साथ में अब जैसे मान लो यूनिवर्स का क्रिएशन बात हो गया, स्टार की डेथ की बात हो गई, इन सभी मिस्ट्रीज को पढ़ने की बात होती है। इसमें डार्क मैटर रिसर्च भी जैसे आ गया आपका, है ना। तो ये इसी तरीके से है कि जब भी आपका बहुत ही मतलब पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जब आप ऐसे ही वीकली इंटरैक्टिव मासिव पार्टिकल की बात करते हो, तो ऐसे जगह पर वीकली इंटरैक्टिव मासिव पार्टिकल जैसे कि आपका डार्क मैटर, ये सब सारे पार्टिकल्स भी आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो। हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, आपको पता है, गामा रे एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, इन सब में आपको कोई भी जो अभी फाइनली यूनिवर्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिनोज हैं, क्वार्क्स हैं, इन सब के बारे में, या फिर डार्क मैटर है, इन सब के बारे में भी जानने में आपको हेल्प मिलती है इससे। अगला आर्टिकल है हमारा एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स।
नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसके बारे में भी हम लोग थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उसने कंफर्म किया है कि जो भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक्चुअल में एक डेटा दिया था, जिसके अंदर में वो बताया, उसने बताया कि देखो यूनिवर्स हमारा बहुत ही ग्रेटर स्पीड से, बहुत ही ग्रेटर रेट से एक्सपैंड हो रहा है, और उस रेट से हमारा गैलेक्सी नहीं, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो हमारा यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, यहां पर देखना, हबल टेंशन बोलते हैं उसको। यहां पर क्या बोलते हैं भाई इसको, हबल टेंशन। हबल टेंशन की बात जब भी हम लोग कर रहे हैं तो यहां पर देखना, दिस इज ऑल अबाउट द बिग बैंग। हम सबको पता है कि आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो यहां पर एक बिग बैंग होता है। इसके पहले जो थी हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी पर बेस्ड थी, मतलब कि एक ऐसा छोटा पॉइंट जो कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल था, हैविंग इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मास एंड डेंसिटी। जब ये 13.8 बिलियन साल पहले न्यूक्लियर बोल रहा हूं, 13.8 बिलियन साल पहले जब यहां पर बिग बैंग होता है, तो वहां से हमारा यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे क्रिएट होना स्टार्ट होता है। द वेरी फर्स्ट मोमेंट वी गेट आवर क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फिर धीरे धीरे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बने, फिर न्यूक्लियस बना, फिर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेशन के साथ बहुत सालों के बाद पहला एटम देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे यही एटम्स कंबाइन होते होते न्यूक्लियर फ्यूजन से स्टार्स का फॉर्मेशन करते होंगे, ऐसे ही गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता होगा, और धीरे धीरे आज के यूनिवर्स पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहां पर पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है वो ऐसा बोला जा रहा है कि ये आज भी एक्चुअल में एक्सपैंड कर रहा है। इट इज सिमिलर टू लाइक कि आप बैलून में कुछ डॉट्स पहले ऐसे ऐसे बना लो और फिर उस बैलून को पूरा फुला दो, तो बैलून को फुलाने के साथ साथ क्या होगा कि हर एक गैलेक्सी एक दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही होगी। तो ऐसे ही यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये भी एक्सपेंशन का पूरा ये फंडा जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बताया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उस पर मुहर लगा दी कि भैया ठीक है, दिस इज डन, दिस इज हैपनिंग नाउ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की जब भी बात आए तो आप कुछ चीजों को और ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि CMBR। CMBR क्या है? ये है कॉस्मोलॉजिकल माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये उस टाइम की रेडिएशन है जब 13.8 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट का एक वेव है, आप माइक्रोवेव में उसको देख सकते हो, जिससे कि ये क्लियर होता है कि हाँ यूनिवर्स के एक्सपेंशन की बात हो रही है। दूसरा यहां पर आप बोल सकते हो कि एक कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट देखने को मिलता है। कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट जो होता है वो बेसिकली इस तरफ इशारा करता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा होता है तो वो रेड शिफ्ट या फिर रेडिश कलर दिखाता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे पास आ रहा होता है तो वो ब्लू शिफ्ट या फिर ब्लूइश कलर में दिखता है। ये बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना है। तो यहां पर भी यही सिस्टम देखने को मिल रही है, कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट हो, CMBR हो, कॉस्मोलॉजिकल माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की बात हो, या फिर इनफैक्ट आप लोग कई बार ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करते हैं। इस ग्रेविटेशनल वेव से भी कई बार हम लोग को ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं जिससे कि यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की थ्योरी सही मानी जाती है। अब यहां पर एक्चुअल में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ रेट्स डिफाइन किए थे, जिस रेट पर हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है उसी रेट को यहां पर वापस से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उस पर थोड़ा सा चेंज करते हुए बताया है। तो अब यहां पर हम लोगों को यह बात समझनी होगी कि आखिरकार अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं, इतने बड़े बड़े सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, ये सारे के सारे इतने ज्यादा मासिव यूनिट्स हैं हमारे इस कॉस्मोस के, लेकिन फिर भी इनकी ग्रेविटी के आगोश में आके सब कुछ इनके पास आने की बजाय इनसे दूर जा रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दिया कि देखो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ फोर्स या फिर सम काइंड ऑफ एनर्जी दैट वी आर नॉट एबल टू काउंटर, दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड, बट दोज एनर्जी वुड बी एग्जिस्टिंग अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल पुल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डार्क एनर्जी। तो जब भी कोई डार्क एनर्जी की बात करें तो उसका सीधा मतलब समझना कि डार्क एनर्जी इज समथिंग विच इज अपोजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स in order not to क्रिस्प, या फिर इनको आप साथ में कोलाइड करने की बात नहीं कर रहे हो, या फिर यू आर नॉट कंप्रेसिंग द यूनिवर्स रादर देन यू आर एक्सपैंडिंग द यूनिवर्स। अब इससे थ्रू यही हो रहा है कि जब एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, और वो फोर्स या फिर वो एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी से भी कहीं ज्यादा है। और इनफैक्ट देखो कुछ साइंटिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि यार आज के टाइम तक जो भी हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एनर्जी को समझा है, उसे कॉन्सेप्ट्स को डिराइव किया है, शायद उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहां पर एक्सपेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे लिए डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। देन अगेन देयर इज समथिंग कॉल्ड डार्क मैटर एज वेल। तो डार्क मैटर जो होता है और डार्क एनर्जी जो होता है, ये दोनों मिलकर हमारे पूरे यूनिवर्स का 95% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं।
जो भी हम लोग आज के टाइम पर प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सारी चीजें जो हम देख पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व कर पाते हैं हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, वो मुश्किल से 5% है बस हमारे यूनिवर्स का। तो रेस्ट ऑफ द चीजें अभी भी हम लोग के लिए अनडिस्कवर्ड हैं, अभी भी हम लोग को नहीं पता चल पाया है। बट हाँ, ये बात जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलरेडी डन, मतलब कि इस पर तो मुहर लग चुका है। अब यहां पर आप बोल सकते हो कि जो भी फाइंडिंग्स थी उनके रेट ऑफ स्पीड ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एक्सपेंशन की, उस पर आप लोग बोल सकते हो। जैसे कि 1998 में डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया था, और यहां पर एडम रीस थे, इनको एक नोबेल ल्यूरेट हैं, इन्होंने ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की पढ़ाई स्टार्ट की थी, और ये अभी भी कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि जो फास्टर एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि जो अभी की फाइंडिंग्स आई है ना जेम्स वेब टेलीस्कोप से, वो कैसी आई है, वो बोल रहे हैं कि जो भी अभी तक का एक्सपेंशन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बताया था, उससे लगभग 8% और फास्टर ही है बल्कि हमारा एक्सपेंशन। जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बोला था यार 67 से 68 के आसपास में कुछ है, लेकिन यहां पर हम लोग को पता चला कि नहीं, जेम्स वेब टेलीस्कोप से ये लगभग 73 के आसपास आ रहा है, मतलब कि एक रेंज है 70-76 के बीच में, तो एक मिडिल टर्म लिया तो 73, जो कि 8% फास्टर है। तो इसी तरीके से अब डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी हमने बता दिया कि डार्क एनर्जी जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 69%, एंड डार्क मैटर इट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ 27% ऑफ द यूनिवर्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग 95% अपना डन है। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया जा रहा है, कहां पर भाई? आप लोगों ने पेंच टाइगर रिजर्व का बात सुना है? पेंच नाम सुना है? कहां पर है भाई? तो हम लोगों ने पढ़ा है हमेशा कि सर ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर लोकेटेड है। तो वैसे ही पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला डार्क स्काई पार्क बना रहे हैं। देखो डार्क स्काई पार्क का पर्पस वही, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मौना किया के बारे में पढ़ रहे थे, कि वहां पर ना कोई भी लाइट पोल्यूशन नहीं है, एक ठीक ठाक हाइट वहां पर मिलती है, तो एस्ट्रोनॉमी को ऑब्जर्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो सेम टू सेम यहां पर भी वही चीज होगी कि हम लोग यहां पर लाइट पोल्यूशन से बिल्कुल अलग एक अंधकार की दुनिया में हम लोग घुस रहे होंगे। अंधकार की दुनिया मतलब किसी भी प्रकार के लाइट सोर्सेज को हम वहां उस पर्टिकुलर एरियाज में नहीं रखेंगे, जिससे कि यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना ईजी हो जाए। दिस इज व्हाट इन दिस आर्टिकल, दिस इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड इन द आर्टिकल अबाउट डार्क स्काई पार्क। यही बताया गया है कि यहां पर जहां पर लाइट पोल्यूशन, आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन तो बिल्कुल भी ना हो। ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेचुरल डार्कनेस होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के साथ साथ हम लोग कुछ और भी स्पेस रिसर्च भी करने की बात करेंगे। इसका लोकेशन आप सबको पता ही है। रिजर्वॉयर जो है यहाँ पर एक टोटलाडो रिजर्वॉयर है, जो कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व के लिए भी फेमस है। फ्लोरा और फोना यहाँ पर सबको पता ही है कि पेंच टाइगर रिजर्व में बहुत प्रकार के जानवर, फ्लोरा और फोना दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप फ्लोरास लाइक महुआ, पलाश एंड टीक, और साथ ही साथ आपके फोना लाइक गौर, संबर, चौसिंगा और बहुत सारे दूसरे ऐसे स्पीशीज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व यहाँ पर बनाने की बात कर रही है। और सॉरी, इट इज यहाँ पर आप देखना यहाँ पर कि इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। वैसे तो दिस इज हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स, लोकेशन वही हैनले लद्दाख में, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो यहाँ पर बेसिकली ये पहला डार्क स्काई पार्क बनाया जा रहा है, और यहां पर आप देखोगे तो इट इज द इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। दोनों में थोड़ा सा एक अंतर है, बाकी दोनों हैं पहले ही। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल हमारा एक ब्लैक होल से रिलेटेड है जिसका नाम है सिग्नस X1। तो अभी क्या हुआ कि एस्ट्रोसैट जो हमारा इंडिया का स्पेस टेलीस्कोप है, उसने एक एक्सरे पोलराइजेशन के तरफ से एक सिग्नस X1 नाम का एक ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया, और इसमें उसने ये देखा कि कोई एक आर्टिकल उसके अंदर गिरते हुए उसने ऑब्जर्व किया, जो कि पॉसिबल पता नहीं कैसे है, लेकिन हाँ इसने जो ऑब्जर्व किया उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो ये सिग्नस X1 है, ये जो ब्लैक होल है, ये फिलहाल अभी हमारे सन के मास से 15 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए ये ब्लैक होल काफी पावरफुल माना जा रहा है। अब यहां पर एक बार जरा हम लोग ये देखते हैं कि जो मासिव ब्लू कंपेनियन स्टार, मतलब एक स्टार है, उसके साथ साथ में ये भी घूम रहा है। तो यहां पर सिग्नस X1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, जिसको कि 2015 में लॉन्च किया गया था। अब इसी को बदल के हमने क्या लॉन्च कर दिया है? एक्सपोसैट भी आ गया है। अब यहां पर इसको बेसिक पर्पस वही था, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स, एक्सरेज में सेलेस्टियल बॉडीज को, उनके सोर्सेस को पढ़ना। यहां पर एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड सब लगे हुए थे, लेकिन जब एक्सपोसैट आया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दिया गया है? सिर्फ एक्सरे पोलारीमेट्री या फिर एक्सरे वेव्स में ही वो ऑब्जर्व कर रहा है सब चीजों को। फिर एक आर्टिकल आता है ऐसे ही पल्सर ग्लिच के बारे में आता है। एक कॉस्मिक मिस्ट्री है पल्सर ग्लिच। क्या मतलब है इसका?
हम समझते हैं सबसे पहले पल्सर्स क्या होते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी हमारा सुपर मासिव स्टार, देखो जब भी स्टार्स की बात करोगे, स्टार्स की जब भी डेथ होती है तो उस केस में आपके 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक ना लो मास स्टार है या फिर ड्वार्फ स्टार है, लो मास स्टार या फिर इसी को ड्वार्फ स्टार भी बोलते हैं, अगर ये छोटा स्टार है तो बेसिकली ये इसकी जब भी डेथ होती है तो ये किस में बदल देगा, ये बनेगा आपके व्हाइट ड्वार्फ में। ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा आता है कि अगर आपका हाई मास स्टार है, हाई मास स्टार, अब इसके दो कंडीशंस बनते हैं। कौन कौन से भाई, पहला कंडीशन ये बनता है कि अगर बिल्कुल एट द एंड जब इसका फ्यूल व्यूल सब खत्म हो जाए और पूरा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो। अब यहां पर तो साइलेंट डेथ होती है, लेकिन यहां पर भाई साहब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ होती है। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, इसमें एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन दोनों चीजें होती हैं। क्या मतलब है इस चीज का, मतलब उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो उसका आउटर पेरिफेरी होता है, आउटर पेरिफेरी तो एक्सप्लोड होता है, लेकिन जो उसका कोर है, जो उसका बिल्कुल सेंट्रल कोर है, ये इम्प्लोड होता है, मतलब कि और छोटा हो जाता है ना। बाहरी चीजें जो है वो एक्सप्लोड होती हैं, बड़ी होती हैं, और अंदर की चीजें जो है वो इम्प्लोड होती है, दोनों साइमल्टेनियसली होती है। इस पूरे मैकेनिज्म को या फिर इस पूरे इवेंट को हम लोग सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। बहुत ही ब्राइटेस्ट, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट हमारे लिए, हमारे यूनिवर्स में ये भी एक इवेंट है। तो यहां पर जब ये होता है ना तो 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा या फिर ये एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। तो जब भी स्टार की डेथ होती है तो वो या तो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, या फिर ये न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा, या फिर ये ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। अब यहां पर एक मुद्दा आपको जो क्लियर होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि यहां पर जो कोर फाइनली बन रहा है, जो कोर फाइनली बन रहा है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं कोर के नाम से, और दूसरी तरफ हमारे पास हमारा खुद का जो अभी का सन है, हमारा जो सन है उस सन का मास है। सन के मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर मास बोलते हैं। तो हमारे एक बहुत ही खास साइंटिस्ट, हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट, हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने क्या बोला कि यार इसके लिए ना एक पर्टिकुलर लिमिट है, वो लिमिट के बेसिस पर ही हम लो मास स्टार और हाई मास स्टार को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो स्टार है ये व्हाइट ड्वार्फ में बदलेगा, न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा, या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। इसके लिए इन्होंने बताया कि देखो 2 तरीके से हैं। ये जो एक कोर है, इसका कोर का भी अपना कुछ मास होगा। हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो कोर का मास है वो Cm होगा, और यहां पर जो सोलर मास है उसको Sm मान लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि देखो पहला कंडीशन तभी पॉसिबल है जब आपका कोर का मास जो है इट विल बी लेस देन 1.44 सोलर मास। अगर सोलर मास के 1.44 गुने से ये कम है तो ये व्हाइट ड्वार्फ में बदलेगा। अगर यही कोर मास जो हम लोग बोल रहे हैं, अगर ये जो आपका कोर का मास है ये अगर 1.44 सोलर मास, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, कि अगर ये 1.44 सोलर मास से ज्यादा हो, कौन सा, आपका कोर का मास, लेकिन आपके 3 सोलर मास से कम हो, तो ये किस में बदलेगा, न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा। और अगर ये 3 सोलर मास से ज्यादा हो जाए, मतलब कि अगर आपका जो कोर का मास है इट इज ग्रेटर देन 3 सोलर मास, तो फिर इतने बड़े चीजों पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिकली आप हमेशा याद रखना कि ये जो आपका 1.44 सोलर मास का जो पूरा इक्वेशन आ रहा है यहां पर, इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसको हम लोग देते हैं नाम चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, उन्होंने ही इस पूरे लिमिट को डिफाइन किया था, और स्टार के इस पूरे साइकिल के बारे में भी उन्होंने इस पर काफी अच्छी रिसर्च की थी। उसी के बेसिस पर हम लोग पल्सर को ढूंढ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इतना सब कुछ पढ़ा दिया, पल्सर तो आया ही नहीं। देखो पल्सर जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार ही होता है। बस क्या होता है कि जब भी हम लोग न्यूट्रॉन स्टार को बहुत तेजी से स्पीडली रोटेट करने लगे, बहुत ही स्पीडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि पल्सर आर द रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स दैट एमिट बीम्स ऑफ रेडिएशन एट रेगुलर इंटरवल्स रेंजिंग फ्रॉम मिलीसेकंड्स टू सेकंड्स। अब यहां पर देखना कि ये बेसिकली एक ना जेट पार्टिकल्स का पूरा एक चैनल होता है जो कि बहुत तेजी से ये यहां पर आप देख भी सकते हो। चलो यहां पर आपको दिखा देता हूं, आप इसको देख सकते हो यार, ये आपको पल्सर जैसा दिखेगा बिल्कुल।
तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये क्या आपके लिए, ये आपके लिए पल्सर स्टार है। पल्सर स्टार जो है, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि जो लास्ट में कोर बचता है स्टार का, मरने के बाद की स्थिति है ये सब। तो यहां पर आप देख सकते हो व्हाइट ड्वार्फ काफी चमकीला होता है, न्यूट्रॉन स्टार उससे कम होता है, और ब्लैक ब्लैक होल तो भाई साहब बिल्कुल ही अंधकार जैसा कुछ होता है। तो ये आप देख सकते हो कि इनकी लाइट की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती जा रही है। तो यहां पर इसको आप पल्सर इमेजिन कर सकते हो हमेशा। तो आई होप कि पल्सर आपको रिलेटेबल लग रहा होगा। अब यहां पर डिस्कवरी क्या हुई है उसको समझ लेते हैं जरा। यहां पर देखना आप, वैसे तो देखो ये आर्टिकल उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत क्लियर कट ना कुछ नई डिस्कवरी हुई नहीं है। यहां पर बस हम लोगों ने हाँ पल्सर को देखा, ऑब्जर्व किया है। तो इसीलिए यहां पर देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यूपीएससी अगर कभी भी पल्सर के ऊपर क्वेश्चन पूछती है तो इसके एप्लीकेशन के बारे में जरूर से क्वेश्चन पूछती है। तो पल्सर्स के बारे में आप हमेशा एक बात को मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले एक कॉस्मिक टूल के जैसा ये इस्तेमाल होता है। मतलब कि जो पल्सर से ये जो लाइट निकल रही थी ना नचते हुए, वो बेसिकली इसका एक इंटरनल प्रोसेस है जो कि हमारे कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स को सिग्निफाई करता है। तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा कॉस्मिक टूल्स के तौर पर भी इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है नेचुरल क्लॉक। नेचुरल क्लॉक के जैसा क्यों? क्योंकि जो इसकी ब्लिंकिंग हो रही है ना वो बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होती है, तो इसीलिए इस ब्लिंकिंग का इस्तेमाल भी हम लोग कर लेते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं। देखो जो भी लाइट हम लोग को रिसीव होती है वो कितनी धीमी है या फिर कितनी ज्यादा चमकीली है, उसके बेसिस पर हम उसके डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। आप लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से देखा होगा कि अगर मैं आपको बहुत दूर से एक हाई बीम टॉर्च जलाऊं और बिल्कुल आपके चेहरे के सामने एक टॉर्च जलाऊं, तो आपको समझ में आ जाएगा जहां पर आपको बहुत तेज रोशनी फील हो रही होगी उसमें रियलाइज हो जाएगा कि यार ये मेरे बहुत पास में है, और जो दूर दराज से बहुत ही डिम लाइट दिख रही है हो सकता है बहुत ही दूर हमारे कोई लाइट हो। तो वैसे ही समझ लो यहां पर भी डिस्टेंस मेजरमेंट में काम आता है, और जनरल रिलेटिविटी को टेस्ट करने के लिए भी यहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स के द्वारा भी अफेक्ट होता है, और इसीलिए ये स्पेस टाइम में नए रिपल्स क्रिएट करता है, और इसके वजह से भी हम लोग जनरल रिलेटिविटी को समझ सकते हैं। इसके अलावा फाइनली हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये तो पल्सर का बेसिक समझ में आ गया सर, न्यूट्रॉन स्टार से रिलेशन समझ में आ गया, लेकिन ये अभी भी पल्सर ग्लिच क्या है इसको समझते हैं। देखो पल्सर ग्लिच बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे ये आपका मान लो कि जो पल्सर है ये भी रोटेट कर रहा है, बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है। अब यहां पर एक बात को समझने का है कि ये जब भी रोटेशन हो रही है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार स्लोली स्लोली ये क्या होगा, लाइट एमिशन इसकी कम हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि एनर्जी लूज करेगा ना लाइट एमिट करने के बाद, तो स्लोली ये ठंडा हो जाएगा या फिर स्लोली ये लाइट एमिट करना कम कर देगा। बट कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये एकदम से अचानक से भाई साहब स्पीड पकड़ लेता है, बहुत तेजी से रोटेट करने लगता है, लाइट और ज्यादा एमिट करने लगता है। इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्सर ग्लिच बोलते हैं। इसका क्या रीजन है अभी भी रिसर्च हो रही है, इसके बारे में हमें नहीं पता चल पाया है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन ऐसा 3000 से भी ज्यादा पल्सर्स को हमने ऑब्जर्व कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों को ऐसे 700 बार पल्सर ग्लिच देखने को लगभग लगभग मिल चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा इवेंट जो पल्सर ग्लिच का है वो पहली बार 1969 में ही ऑब्जर्व कर लिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, और उसी पर अब फर्दर रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग को इसका रीजन नहीं पता चल पाया है। तो ये था पूरा आर्टिकल हमारे पल्सर ग्लिच से रिलेटेड। न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया भाई साहब, है ना। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ब्लैक होल मास गैप। ब्लैक होल मास गैप एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट है जो कि ब्लैक होल में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी को बेसिकली क्या कर रहे हैं, मास गैप के बारे में हम लोग जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ब्लैक होल देखो एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो कि इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई साहब ब्लैक होल बनते कब है, जब स्टार्स की डेथ होती है और उनका जो कोर का मास है वो इतना ज्यादा होता है कि हमारे सोलर मास के 3 गुना से भी ज्यादा उनका वो छुटकू सा कोर का मास होता है। वो छुटकू कोर का मास जो हम लोग बोल रहे हैं, इट इज एज इक्वल एज अ सिंगुलैरिटी, मतलब कि एक पिन पॉइंटेड होता है ब्लैक होल आपका। अब ब्लैक होल के लिए आपको इसका थोड़ा सा डायग्राम समझना पड़ेगा कि ये क्या है भाई, डायग्राम इसमें दिया हुआ है कि नहीं। हाँ ये रहा, देखो यहां पर हम लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए स्पेस टाइम फैब्रिक है, और स्पेस टाइम फैब्रिक में अगर हम लोग एक ब्लैक होल को देखते हैं तो वो स्पेस टाइम फैब्रिक को इस प्रकार से डिस्टॉर्ट करता है कि वो बिल्कुल इनफाइनाइट लेंथ तक उसकी सिंगुलैरिटी डिफाइन करता है। अब यहां पर ग्रेविटी कैसे वर्क करता है, हम लोग बोलते हैं यहां पर एक जोन है जिसको हम लोग बोलते हैं इवेंट होराइजन। इस इवेंट होराइजन जोन के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि इस पे ग्रेविटी इतना ज्यादा लगता है कि वो उसके अंदर पुल होता हुआ चला जाएगा और वो उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। अब इनफैक्ट वो लाइट के साथ भी हो सकता है, मतलब कि अगर इसके अंदर कोई भी जा रहा है, इवेंट होराइजन जो है इसका बाउंड्री डिफाइन करता है कि इसके अंदर कोई भी जाएगा तो फिर वो अब बाहर नहीं आएगा। फिर दूसरा होता है एक एर्गोस्फीयर होता है।
अर्गोस्फीयर जो होता है वो बेसिकली क्या हिस्सा होता है कि अर्गोस्फीयर बेसिकली एक ऐसा जोन है जहां पर आपको लाइट्स वगैरह दिखते हैं जब भी कोई ब्लैक होल मान लो किसी न्यूट्रॉन स्टार को कंज्यूम कर रहा है या फिर उसको खींच रहा है, तो कई बार हम लोग को लाइट रेज निकल के दिखते हैं, लेकिन लाइट रेज तभी तक दिखते हैं जब तक वो अर्गोस्फीयर में होता है। जैसे ही वो अपने इवेंट होराइजन में जाएगा तो वहां से फिर कोई भी लाइट हमें नहीं देखने को मिलती है, तो इसीलिए वो अर्गोस्फीयर वाला जोन कहलाता है। यहां पर सिंगुलैरिटी देख सकते हैं हम लोग, इवेंट होराइजन देख सकते हैं। यही बता रहा है यहां पर कि अगर ग्रेविटेशनल पुल की बात हो रही है कि यहां पर एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती, मतलब एस्केप वेलोसिटी से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बेसिकली, अगर मैं आपसे बोलूं कि इवेंट होराइजन में दो चीजें हैं, एक आपकी है एस्केप वेलोसिटी और एक आपकी है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट से भी यहां पर आप देख सकते हो कि ब्लैक होल वंस क्रॉस्ड नथिंग कैन एस्केप, मतलब कि एज एस्केप वेलोसिटी एक्सीड्स द स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर जैसे एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाए तो भाई साहब स्पीड ऑफ लाइट से तो कोई भी चीज चल ही नहीं सकती, तो इसीलिए वो एस्केप कर ही नहीं पाएगा कभी भी। इसीलिए यहां पर एस्केप वेलोसिटी चूंकि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए लाइट भी इसके बाहर नहीं निकल पाता है। तो यही सारी बात थी ब्लैक होल के बारे में। अब यहां पर हम लोग समझते हैं जरा कि ये जो आपका मास क्या बोलते हैं मास गैप है वो क्या चीज है। यहां पर देखो, जब भी एक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच के मास की बात होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास गैप, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी अभी भी पढ़ रखा है। ये सोलर मास से कंपेयर करके आप बता सकते हो 1.44 से 3 तक रहा तो न्यूट्रॉन स्टार और 3 से ज्यादा रहा तो फिर वो ब्लैक होल। तो ये बात हो गई अपनी। यहां पर हम लोग को और कुछ पढ़ना है क्या? नहीं, मोटा मोटा इतना ही है। अब अच्छा, यहां पर ब्लैक होल्स की बात कर लो कि ब्लैक होल्स जो हो सकते हैं, देखो वो भी दो प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो। एक होते हैं सुपर मासिव ब्लैक होल्स। ये जो सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं ये ज्यादातर गैलेक्सीज के बिल्कुल बीचों बीच पाए जाते हैं। दीज आर द सुपर मासिव मॉन्स्टर ब्लैक होल्स। ठीक है भाई, ये 10,000 से बिलियन गुना ज्यादा होते हैं हमारे सोलर मास के कंपैरिजन में। तो ये सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं जिनको कि हर गैलेक्सी के लगभग लगभग बीच में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल जो है ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम की बात है। अब ब्लैक होल से रिलेटेड एक और सिस्टम समझ में आया है जो कि काफी यूनिक है हमारे लिए, ये है V404 साइग्नी। ये जो V404 साइग्नी है उन्होंने एक ट्रिपल सिस्टम देखा है। देखो अभी तक हम लोग को ये पता था कि जब भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, मतलब कि अगर ब्लैक होल बन रहा है तो उसका मतलब है कि वो तभी बनेगा जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान देना कि जब भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो वो हल्के फुल्के सुपरनोवा एक्सप्लोजन की बात नहीं होती है। इसका मतलब है कि जब भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, मतलब कि बाहर से एक्सप्लोजन और अंदर से इम्प्लोजन, तो ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा होता है कि अगर इसके आसपास के रीजन में कोई दूसरा सन हो, कोई दूसरा स्टार हो या फिर कुछ भी हो, वो सब ध्वस्त हो जाते हैं, वो सब टूट के बिखर जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है। लेकिन यहां पर अब जब ट्रिपल स्टार सिस्टम की बात हो रही है जिसमें कि एक ब्लैक होल है, हम लोग ऐसा देख रहे हैं इसमें कि एक ब्लैक होल है और इसके चारों तरफ, मतलब चारों तरफ में अगर देखा जाए तो इसके दो कंपेनियन स्टार भी हैं, कंपेनियन स्टार हैं जो कि इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा माया गया कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर यहां पर सुपरनोवा हुआ होता तो ये जो दो स्टार्स इसको अभी रोटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये ध्वस्त हो चुके होते उस टाइम पर। लेकिन ये स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक नई थ्योरी यहां पर मिलती है कि इट इज नॉट एट ऑल ऑलवेज पॉसिबल कि जब भी ब्लैक होल बन रहा है तो वहां पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो ही। इस पूरे से अभी निष्कर्ष यही निकला है, लेकिन स्टिल देयर आर रिसर्चेस गोइंग ऑन। तो यहां पर हम लोग यही समझ सकते हैं कि ये जो V404 सिग्नी है ये बेसिकली हमसे 7800 लाइट ईयर्स दूर है, सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में बेस्ड है। ब्लैक होल जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे सन के मास से 9 गुना ज्यादा बड़ा है। ट्रिपल सिस्टम पहली बार ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स ने आइडेंटिफाई किया है जहां पर कोई भी दो ऑर्डिनरी स्टार के साथ एक ब्लैक होल मर्ज हो, मतलब ब्लैक होल के चारों तरफ क्या हो रहे हैं, ये रोटेट हो रहे हैं। तो यहां पर अब आप यही समझ लेना कि यहां पर वही बताया कि यार एक जो स्टार है वो कम से कम हमारा 0.7 टाइम्स सन का मास है, जो कि हर 6.5 दिन में ही क्या बोलते हैं पूरा ऑर्बिट कर लेता है, और दूसरा जो है वो 1.2 टाइम्स थोड़ा मासिव स्टार है, लेकिन इसको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 70,000 साल लग जाते हैं। तो अब ये जो 3 तिकड़ी बन रही है अपनी इसकी, तो उसके बेसिस पर ही हम लोग को नए कुछ चीजें मिल रही हैं। तो मतलब यहां पर डायरेक्ट कोलैप्स या फिर यहां पर फेल्ड सुपरनोवा के बारे में बात हो रही है कि ये सीधे सीधे क्या बन रहा है, ब्लैक होल में डायरेक्टली कोलैप्स हो जा रहा है। सुपरनोवा जैसा कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ होगा, डायरेक्ट कोलैप्स प्रोसेस है जहां पर क्विकली बिना सुपरनोवा के बने ही यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, इंप्लीकेशन क्या है कि वही है कि एक कुछ नया एविडेंस मिल रहा है, नए प्रकार से चीजों को हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक होल का ओरिजिन कुछ और तरीके से भी हुआ हो सकता है। अगला आर्टिकल हमारा जो है वो है डिटेक्शन ऑफ डार्क मैटर से रिलेटेड।
देखो क्या हो रहा है कि डार्क मैटर के लिए ना पूरी दुनिया के अलग अलग स्पेस लेबोरेटरीज हैं या फिर ऑब्जर्वेटरीज हैं, ये लोग पूरे दुनिया जहान में, पूरे यूनिवर्स में डार्क मैटर की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी को भी डार्क मैटर मिल ही नहीं रहा है, वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे डार्क मैटर को। अब यहां पर सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो डार्क मैटर है बेसिकली उसका नाम जो है वो डार्क और मैटर क्यों पड़ा है। देखो डार्क इसलिए है क्योंकि हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार देखो उसके पास ना किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, वो चार्जलेस के होने की वजह से यहां पर ये कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पर इसका कोई असर ही नहीं होता है। मतलब कि इसको किसी भी लाइट के फॉर्म में हम देख ही नहीं सकते हैं, कोई भी वेव के फॉर्म में हम इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पेक्ट्रम की जो भी चीजें होती हैं उसमें वो कहीं लाई ही नहीं करता, इसलिए उसको हम लोग डार्क बोलते हैं। दूसरा, इसको मैटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अपना खुद का मास तो है और इसी वजह से हम ऐसा मानते हैं कि इसको हम लोग अगर देख भी पाएंगे तो हम लोग सिर्फ ग्रेविटी के फील्ड में ही इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ग्रेविटी के फील्ड में हम लोग कई बार अलग अलग प्रकार से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल ईच एंड एवरी टाइम जितने भी ऐसे आपके अलग अलग जितने भी ऑब्जर्वेटरीज हैं वो सबके सब जो है ना मतलब काम नहीं कर पा रहे, मतलब हमने यही समझा कि यार अभी तक सब फेल हुए हैं। तो बेसिकली आप यही देख सकते हो कि यहां पर बहुत सारे ऐसे आप देख पाओगे कि 1930 से ही ये पूरा डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पाया है। हमें ये भी पता है कि भाई साहब हमारा लगभग 27% हिस्सा जो है वो डार्क मैटर का बना हुआ है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर यूनिवर्स का प्रोपोर्शन की बात करें, रोल की बात करें, डार्क एनर्जी जो है एक प्रकार का रिपल्सिव फोर्स, जैसा मैंने बताया था, यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि डार्क मैटर जो है अपने मास के कारण वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे यूनिवर्स को बांध के रखने में वो हेल्प कर रहा है। मतलब कि देखो जो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हैं उनके मासेस के तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी रहे, लेकिन इस मासिव एक्सपेंशनल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए भी वी विल रिक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सच काइंड ऑफ डार्क मैटर, जिससे कि हमारा ग्रेविटी या फिर जो हमारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन है वो थोड़े स्लो रेट पर चल रहा है। अगर ये डार्क मैटर ना हो तो हमारा यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड करने लगे। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि यार देखो कुछ चीजें तो डार्क मैटर के नाम पर है अपने लिए। फिर विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर डार्क एनर्जी को हम लोग कभी भी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते और इसको भी हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट के तौर पर कर सकते हैं। ये अभी भी डार्क एनर्जी तो चलो उसको तो हमें समझ में भी आ रहा है कि यार उसको ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के साथ में ऑब्जर्व कर पाएंगे कभी जिंदगी में, इसका तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। डिस्कवरी की बात करें तो 1998 में पहली बार वही जो मैंने बताया था कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के लिए बताया गया था और इसको 1920s में ही प्रपोज कर दिया गया था ग्रेविटेशनल इफेक्ट के तौर पर। तो ये हो गया अपने लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। आप देख सकते हो कि दुनिया जहां के जितने भी देखो लक्स जेपलिन एक्सपेरिमेंट है या फिर सेनन N1 एक्सपेरिमेंट है या फिर पैंडा X40 एक्सपेरिमेंट है, चाइना का है या फिर अलग अलग जगहों पर इटली का है, आप सब जगह यही देखोगे कि यार मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ भी निकाल नहीं पाए आज तक। तो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो कि एक ना प्रॉब्लम आती है न्यूट्रिनो फॉग से रिलेटेड। न्यूट्रिनो फॉग क्या मतलब है, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। चैलेंजेस क्या है, देखो क्या कई बार होता है कि जो हमारा न्यूट्रिनो होता है वो काफी हद तक किसके जैसा बिहेव करता है, डार्क मैटर जैसा बिहेव करता है। न्यूट्रिनो भी एक प्रकार का चार्जलेस पार्टिकल है और साथ ही साथ इसके पास बहुत ही ना के बराबर मास है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास है नॉन जीरो मास, मतलब कि बहुत चुन्नू भर का इसका मास है। तो यही सेम टू सेम चीज डार्क मैटर के लिए भी अप्लाई होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डार्क मैटर को खोजने जाते हैं, मान लो कि आप किसी फॉगी कंडीशन में आप किसी एयर पार्टिकल को खोजने जा रहे हो और बिल्कुल धुंध है, आप उसको देख ही नहीं पाओगे उस धुंधलेपन में। तो वैसे ही यहां पर भी होता है कि न्यूट्रिनो का एक ऐसा फॉग क्रिएट हो जाता है कि हम लोग डार्क मैटर को कभी भी हम लोग देख ही नहीं पाते, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो वही चीज है, यहां पर भी उसी के बारे में बात किया गया कि क्यों नहीं कर पा रहे, इनके साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो ऐसे ही सबके साथ में है, कोई भी डेफिनेटिव डार्क मैटर अभी इनको नहीं मिला है। अगला आर्टिकल हमारा ऑरोरास से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि हमारे ऑरोरास जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट हो गए हैं और ज्यादा एक्सपैंडेड दिख रहे हैं हम लोग को, मतलब जितने लैटिट्यूड्स तक ये पहले नहीं ऑब्जर्व किए जाते थे अब हम उसके भी बियॉन्ड जाके ऑरोरास को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा क्यों था, देखो सबसे पहले तो ऑरोरास बनते कैसे हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, यहां पर आप देख सकते हो जैसे ही ये हिस्सा इसके तरफ आता है तो ये हमारा जो आप ब्लू कलर की लाइंस देख रहे हो ना, ये बेसिकली हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन सोलर फ्लेयर्स को हमारे अर्थ तक पहुंचने पर रोकता है। लेकिन कई बार इसका थोड़ा सा और ऑपोजिट सेक्शन होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो
आपके सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, है ना, वो कैसे निकल रहे हैं, यहाँ पर ये पिक्चर है क्या, ये GIF चाहिए भैया मुझे इसका, तो देखते हैं। तो जब ये सोलर फ्लेयर्स कई बार आते हैं तो हमारे अर्थ के इन आयनोस्फीयर में जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उन आयंस के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और उन आयंस को भी इस हिसाब से अफेक्ट करते हैं कि उनसे भी एक लाइट रेज निकलती हैं। उन्हीं लाइट्स को हम लोग किस फॉर्म में देखते हैं, ऑरोरास के फॉर्म में देखते हैं। तो यहां पर मैं जरा एक बार दिखाता हूं आपको, कहां जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ऑरोरा भी लिख देता हूं इसके आगे। तो यही चीज होती है कि जैसे जैसे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं तो हमारे आयंस को, यहां पर है क्या शायद इसमें, हाँ ये दिख जाएगा आपको। देखो जैसे ही एक सोलर फ्लेयर गया हमारे अर्थ के साथ में इंटरेक्ट करता है, जैसे ही देखोगे ये पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ, अब यहां पर ये पूरा कैसा बन जा रहा है, यहाँ के पार्टिकल्स लाइट एमिट करके यहां पर क्या बना रहे थे, ऑरोरास का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इसी को बेसिकली हम लोग को समझना है कि कैसे जब हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होता है तो उसके वजह से कई बार हम लोग को नॉर्थ पोल और सेम टू सेम साउथ पोल पर भी ऐसे ऑरोरास का फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। नाउ दिस इज डन। कि ऑरोरास क्यों बनते हैं ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब ज्यादा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर जो हमारे लिए कोरोनल मास इजेक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, और हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ा भी है कि हमारा जो सोलर साइकिल होता है, पूरा सोलर साइकिल जो होता है वो 11 साल के बेसिस पर होता है। इन 11 साल के बेसिस पर हम लोग को सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा इस हिसाब से दिखता है कि एक तरफ जब हम लोग सोलर मैक्सिमा की बात करते हैं तो ऑन द सरफेस ऑफ द सन, ऑन द सरफेस ऑफ द सन जिसको हम लोग फोटोस्फीयर बुलाते हैं, उस फोटोस्फीयर पर सन स्पॉट जो होता है वो सबसे ज्यादा होने लगता है, सन स्पॉट सबसे ज्यादा होता है। और यही अगर मिनिमा की बात करते हैं तो यहां पर जो सन स्पॉट है वो सबसे कम होता है। तो ईयर 2025, 26, 27, 29, 30 तक हम लोग बोल रहे हैं कि यार देखो सोलर मैक्सिमा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से हम लोग को सन स्पॉट ज्यादा मिलेंगे। अब सन स्पॉट जो होते हैं वो बेसिकली एक ऐसे जोन होते हैं जो कि डार्कर होते हैं और कोल्डर प्लेस होते हैं सन के, मतलब मोस्ट डार्केस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सन सरफेस। लेकिन यहां पर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते ही ये सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस के तौर पर यहां पर आयंस डिस्चार्ज होते हैं, और यही आयंस बहुत तेजी से जब आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं तो उन्हीं के आयंस को निकालते हुए वहां पर एक लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग ऑरोरास का नाम देते हैं। और जितना ज्यादा ये सोलर मैक्सिमा की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे हम लोग को ऑरोरास जो है वो उतने ज्यादा दिखने को मिलेंगे। तो वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है यहां पर। अब इसको ध्यान देना कि अगर ये आपके नदर्न लाइट्स दिखाते हैं तो नदर्न लाइट्स को हम लोग बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और अगर सदर्न लाइट्स की बात होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और यहां पर आप देख सकते हो बोरियोलिस। इतनी बात अपनी हो गई। हाँ, सेम टू सेम यहां पर अब आप इस चीज को और डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की बात करते हैं। देखो ये बेसिकली वही है कि सोलर एक्टिविटीज के वजह से हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। कॉजेस के नाम पर आप बता सकते हो कि देखो सनलाइट है, रेडिएशन, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस, इन सब से जो भी चार्ज पार्टिकल्स आते हैं वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर नेक्स्ट हमारे लिए है यहाँ पर, अच्छा और क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब भी सोलर फ्लेयर्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले देखोगे आपको क्या मिलेगा, एक पावर ग्रिड रिस्क मिल सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट्स जो है वो ट्रांसफार्मर्स में ओवरलोड हो जाएं जिसकी वजह से ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। दूसरा, सैटेलाइट्स जो होती है उनकी रीडिंग्स कई बार खराब हो जाती हैं। तो जब भी ये आयन सैटेलाइट्स पर भी बम्बार्ड करते हैं तो वो अपने क्या करते हैं, स्पेशली जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में वो अपने रीडिंग्स को थोड़ा चेंज होता हुआ दिखा सकते हैं। जो एविएशन सेक्टर में जो फ्लाइट्स रन करते होते हैं उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि उनके जीपीएस और रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल्स में डिसरप्शंस देखने को मिलते हैं जब भी वो सोलर फ्लेयर्स का थपका हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड पे लगता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। मिनिमल है, कोई ऐसा बहुत ध्वस्त नहीं हो जाएंगे वो लोग, बट स्टिल अगर वो लोग स्पेस वॉक कर रहे हैं उस टाइम पर तो उनके लिए रेडिएशन एक्सपोजर के तौर पर क्या हो सकता है, उनके स्किन वगैरह को काफी नुकसान पहुंच सकता है। सोलर सिस्टम इंपैक्ट की बात करते हैं तो वही चीज है कि सोलर सिस्टम जो है उसका स्पेस वेदर थ्रू आउट द टाइम अफेक्ट रहेगा। यहां पर आप देख सकते हो कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसके अंदर से बहुत बड़े अमाउंट में प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स निकलते हैं। मैग्नेटोस्फीयर जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक स्फीयर की बात हो रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज शिव एंड शक्ति। शिव एंड शक्ति ये क्या चीज है यार?
इसको भी जरा समझते हैं। देखो शिव और शक्ति बेसिकली हमारा जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, यहां पर अभी साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया है कि आज से लगभग हम बोल सकते हैं कुछ बिलियन साल पहले की बात हो रही है, जब यहां पर ये सारा का सारा हमारा गैलेक्सी फॉर्म हो रहा था। इनफैक्ट 12 बिलियन साल पहले की बात हो रही है। तो ऐसे जो भी पास के दूसरे छोटे गैलेक्सीज थे, उनके सारे के सारे स्टार्स जो हैं वो हमारे इस गैलेक्सी के साथ में आके मिक्स हो गए, और उन्होंने एक बहुत ही बेसिक, हम बोल सकते हैं एक ऐसा स्टेबल पोजीशन फाइंड आउट कर लिया है जो कि हमारे गैलेक्सी वाले स्टार्स के साथ ही अब वो भी रोटेट करते हैं। ऐसे ही क्लस्टर्स या फिर स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं शिव और शक्ति। शिव और शक्ति जो है, इनका नाम हमारे हिंदू माइथोलॉजी से ही लिया गया है, इंडियन हिंदू माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें कि शिव जो है वो बड़े ही कामनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और शक्ति जो है वो फियर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और दोनों के इस बैलेंस को ही हम लोग शिव शक्ति का नाम देते हैं। अर्धनारीश्वर की बात है, आप लोगों ने सुनी होगी। तो ऑन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट कि अब ये जो नए स्टार्स यहां पर आप देख सकते हो कि ग्रीन और ये जो पिंक कलर के आप देख रहे हो, यहां पर ये आप देख सकते हैं कि इन्हीं दोनों के बेसिस पर अब ये भी हमारे गैलेक्सी के साथ साथ पूरा रोटेट करते हैं। दिस इज द स्ट्रीम ऑफ स्टार्स दैट इज नोन एज शिव एंड शक्ति। तो यहां पर आप देख सकते हैं शिव और शक्ति यही डिस्कवर किया गया था मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास वाले रीजन में। यहां पर आप बोल सकते हो कि जो शक्ति और शिव है वो बहुत सारे सिमिलैरिटीज मतलब भले ही शेयर करते हैं बट आइडेंटिकल नहीं है वो दोनों। यहां पर आप देखोगे कि जो शक्ति स्टार्स है ये ऑर्बिटली स्लाइटली फर्दर फ्रॉम द मिल्की वे सेंटर। यहां पर आप देखना कि इसकी बात हो रही है, यहां पर जितने भी पिंक वाले चीजों को आप देख रहे हो, ये पिंक के स्टार्स जितने भी मार्क कर रहे हो, ये बेसिकली क्या आपको रिप्रेजेंट करती है, शक्ति रिप्रेजेंट करती है, शक्ति स्टार्स। और जितने भी यहां पर आप ग्रीन स्टार्स की बात कर रहे हो, ये आपके शिव स्टार्स के स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करती है। तो शिव और शक्ति क्या है, ये आपका एंशिएंट स्ट्रीम ऑफ स्टार है, मतलब एक जत्था है, एक मतलब आप बोल सकते कॉन्स्टिलेशन है पूरे स्टार्स का। तो वही चीज है कि ये आपके डिवाइन कपल हमारे हिंदू फिलॉसफी से ही लिया गया है, उसको यूनिवर्स के स्टेबिलिटी को ये लोग मेंशन कर रहे हैं। एक्चुअल में इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए एक आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक ये GAIA स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, उसने ये सारी चीज़ों को मैप किया। इसका काम ही ये था कि आपको हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी का एक 3D मैप क्रिएट करना है। उस 3D मैप के अंतर्गत ही हम लोगों ने इस शिव और शक्ति स्ट्रीम ऑफ स्टार्स को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। उनकी ल्यूमिनोसिटी कितनी, उनकी टेम्परेचर, उनका कॉम्पोजिशन वगैरह वगैरह, उसके बेसिस पर ही इसको देखा जाएगा। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसको भी बेसिकली कहाँ पर प्लेस किया गया है, L2 पर प्लेस किया गया, लैग्रांज 2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। अगला आर्टिकल हमारा कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड है। इसके 125वां साल आज कंप्लीट हो गया है। बहुत पुराना, अंग्रेजों के ज़माने का है भाई साहब ये, है ना। और उसी टाइम पर ये पहला ऑब्जर्वेटरी हमारा बना था, सोलर ऑब्जर्वेटरी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत इसको बनाया गया था। बेसिकली अगर आप देखो तो 1792 में मद्रास ऑब्जर्वेटरी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बनाया था। और इसका काम देखो वही है कि आप बेसिकली सन के डिफरेंट स्पॉट्स को पढ़ते हो, सन स्पॉट्स कैसे बनते हैं, सन के आप लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हो, सन का जो भी एमिशन हो रहा है उसके बारे में आप पढ़ते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक हम लोग इससे ऑब्जर्व कर रहे थे, मतलब सन के बारे में ही स्टडी करना इसका कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी का काम है। अगर हम लोग कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को एक इवरशेड इफेक्ट देखने को मिलता है। इवरशेड इफेक्ट का क्या मतलब है, वैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन इवरशेड। इन्होंने 1909 में एक्चुअल में एक ऑब्जर्वेशन के तहत जब ये सनस्पॉट को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सनस्पॉट का जो एक पर्टिकुलर मूवमेंट है वो अंदर की तरफ से आके बाहर की तरफ स्प्रेड हो जा रहा है। मतलब कि जैसे फट के फ्लावर होने वाली बात होती है ना, वैसा है कि ये अंदर की तरफ से आके बाहर की तरफ निकल जा रहा है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये कुछ वैसा ही है। आप समझ लो कि ये अंदर की तरफ से जो आप ये स्पॉट देख रहे हो, इस अंदर की तरफ से ये बाहर की दिशा में निकलता हुआ दिखाई देता है। यही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवरशेड इफेक्ट बोलते हैं इसी चीज को, है ना। थोड़ा सा रिलेट कर लेना आप लोग। तो ये जॉन इवरशेड ने पहली बार एक्चुअल में कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी में ही इसको ऑब्जर्व किया था। तो ये वहां से काफी फेमस हो गया था इवरशेड इफेक्ट के नाम से। ये बेसिकली सन को मतलब सेंचुरी से, मतलब सैकड़ों सालों से आप बोल सकते हो, अब इतना 1780s का ये जब बना हुआ है, तो आप बता सकते हो कि भाई साहब यहाँ पर 1780s 90s से ये क्या कर रहा है, सन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो एक बहुत ही तगड़ा ऑब्जर्वेटरी या फिर एक बहुत बड़ा रिपोजिटरी बन चुका है हमारे पास सन के बहुत सारे डेटा को लेते हुए। तो हिस्टोरिक पास्ट में क्या बिहेवियर रहा था सन का, उसको हम लोग बहुत इजीली इसके डेटा से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और बेसिकली देखो कोडाईकनाल जो है वो आपके इक्वेटर के काफी पास में है ना। इक्वेटर के काफी पास में, नीचे आप देखोगे तमिलनाडु के आसपास के रीजन में आपको देखने को मिल रहा है।
तो यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि ये इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि सन के इक्वेटर के बहुत ही पास में पलानी हिल्स की बात हो रही है सदर्न इंडिया के, तो वहां पर आपको ये बहुत इजीली देखने को मिल जाता है। तो वही चीज यहां पर हम लोगों ने बात भी करके देखी है ना भाई। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वीनस वाटर मिस्ट्री। वीनस वाटर मिस्ट्री की बात करते हैं कि देखो आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले ऐसा बोला जा रहा था कि वीनस के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर था जो कि उसके सरफेस के लगभग 3 किलोमीटर गहराई तक पानी को बहुत अच्छे तरीके से वहां पर था। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो वो मुश्किल से 3 सेंटीमीटर डीप भी नहीं बचा है। तो इन सबके चलते जो है ये ऑब्जर्वेशन है उसके पीछे रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश की गई थी। तो उन्हीं रीजंस की यहां पर बात हो रही है कि आखिरकार ये वाटर लॉस का, ये 4 बिलियन सालों में जो पानी पूरा का पूरा गायब हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि 4.5 बिलियन साल पहले, अभी से 4.5 बिलियन साल पहले की बात करते हैं और वीनस प्लैनेट के कुछ अगर हम लोग इवेंट्स को देखते हैं तो वो हम लोग को रियलाइज दिलाता है कि भाई साहब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। 95% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से एक ग्रीन हाउस गैस बहुत ही तगड़ा बन रहा है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 450 डिग्री सेल्सियस जाता है, जो कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो वाटर था वो भी वेपर में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब वेपर में एग्जिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सन से बहुत ज्यादा पास में है, इसीलिए वहां का इंटेंस हीट जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ आता है और वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता होगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टुकड़ों में मिल रहे होंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर यह भी समझना कि ये जो पूरा आपका वीनस का रोटेशन पीरियड होता है वो भी बहुत ही कम होता है। अप्रोक्सीमेटली 240 या 250 डेज के आसपास में आपको मिलेगा इसका रोटेशन पीरियड। तो आप समझ सकते हो कितने दिन तक लगातार यहाँ पर सूरज की रोशनी चमचमाती होगी। तो आइनोस्फीयर जो है, जो एटमॉस्फेयर का सबसे अपर लेयर है, वहां पर कई सारे चार्ज्ड एटम मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस से निकाल के वाटर को भी डिस्टॉर्ट कर दिया होगा। तो वीनस को ही पढ़ने के लिए हम लोग का शुक्रयान मिशन भी जा रहा है। वीनस को हम लोग अपना ट्विन सिस्टर प्लैनेट बताते हैं। क्यों? क्योंकि भाई शेप और साइज जो है वो काफी हद तक सेम ही आपको देखने को मिलता है, शेप और साइज। ये एक यूनिक प्लैनेट है, रोटेट जो कि क्लॉकवाइज होता है। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा हमारे सोलर सिस्टम का एक और प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है। हम लोग अर्थ या दूसरे प्लैनेट्स को जब भी देखते हैं तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, बट ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने वाला प्लैनेट है। आप बताओ कि इस वीनस के अलावा और कौन सा प्लैनेट, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मुझे। इसी को हम लोग मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं इसके ब्राइटनेस की वजह से। तो यहां पर कुछ एक्सपेडिशंस के बारे में समझ लो कि जो कि अभी फेमसली जाने वाला है, उसमें से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक एनविजन है और एक डाविंची है यूएसए का। तो ये 2 मिशन आपको पता होना चाहिए किसके लिए हैं। ये सारे के सारे भाई साहब अपने वीनस के लिए हैं। यहां पर ऑक्यूलेशन ऑफ मून बाय एंटेयर्स, सबसे पहले यहां पर 2 शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। एक तो आपका एंटेयर्स क्या चीज है, किस बला का नाम है, और ऑक्यूलेशन क्या होता है। इन दोनों बातों को समझते हैं। सबसे पहले एंटेयर्स की जब भी बात करते हैं तो एंटेयर्स आपका और कुछ नहीं बल्कि एक स्टार है जो कि एक ब्राइट रेड स्टार है। ब्राइट रेड स्टार जो है वो एक आपके कॉन्स्टलेशन में बसा हुआ है, काफी दूर है हमसे। यहां पर देख लो आप, कहां गया भाई, यहां पर आप देख सकते हो कि एंटेयर्स जो है वो एक लाल रंग का आपके स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन का एक रेड स्टार है जो कि अभी हमसे लगभग 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अब यहां पर जब भी कोई लाइट चमकती है, हालांकि देखो हमारे सन के ल्यूमिनोसिटी को कंपेयर करें तो इसका वाला ल्यूमिनस जो है वो कम से कम 10,000 गुना ज्यादा है, बहुत ही खतरनाक ल्यूमिनस है। बट स्टिल चूंकि इतना दूर है हमसे तो उसकी ल्यूमिनोसिटी हमारे तक पहुंच नहीं पाती। बट स्टिल ऐसा हुआ है कि जब यहां पर हम लोग को मून के द्वारा जब भी ऐसी कोई बहुत ही बड़ी चीजों को वो सामने आ जाता है उसके मून, तो कई बार हम लोग को उसको ऑब्जर्व करना बहुत ईजी हो जाता है। इट इज सिमिलर टू ऑब्जर्विंग द क्रोमोस्फियर ऑफ आवर सन। जब भी हम लोग क्रोमोस्फियर को कब पढ़ते हैं अपने सन के लिए, ऐसे तो दिखता ही नहीं है, लेकिन जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो उस टाइम पर हम लोग अपने क्रोमोस्फियर्स को रिंग लाइक स्ट्रक्चर में देखते हैं। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जब मून हमारे पूरे सन को ढक लेता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्यूलेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे पूरे सोलर सिस्टम की बात हो या फिर हमारे गैलेक्सी की बात हो, हमारे गैलेक्सी के अंदर में जो भी दूसरे स्टार्स वगैरह हैं, उन स्टार्स को भी कई बार ऐसे ही ऑक्यूलेशंस हमें देखने को मिलता है, मून या किसी भी दूसरे सैटेलाइट की वजह से, कोई दूसरे प्लैनेट की वजह से। तो उन सभी चीजों को हम ऑक्यूलेशन ही बोलते हैं। और उन सभी सिचुएशंस में हम लोग जो उसके पीछे बसा हुआ स्टार है उसको हम लोग पढ़ने में और हेल्प मिलती है और क्लैरिटी के साथ उसको हम लोग देख पाते हैं। दिस इज हाउ दिस होल टॉपिक इज बीइंग डिफाइंड।
अब यहाँ पर यही हो रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, उसी ने एंटेयर्स के मतलब एंटेयर्स को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है, दैट्स इट। तो अगेन बहुत कुछ खास इसका आउटकम आया नहीं है, इसीलिए मतलब इसके बारे में यूपीएससी तो मुझे नहीं लगता कभी पूछेगा। ऑक्यूलेशन के बारे में पता होना चाहिए, एंटेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्यूलेशन के बारे में हमने पहले बता दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का कई बार जिक्र हो गया है, कोरमंगला में इसका हेडक्वार्टर है, और कोडाईकनाल बेंगलुरु जो है वहाँ पर आप देख सकते हो उसको। और एक आप बोल सकते हो 1971 में ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पर इसको बेस किया गया था। अगला आर्टिकल हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स, देखो क्या होता है कि कई बार हमारे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में या फिर हमारे कॉस्मॉस में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं। उनमें से बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि हमारा सुपरनोवा एक इवेंट हमने पढ़ा। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि देखो एक फास्ट रेडियो बर्स्ट होता है या फिर गामा रे बर्स्ट होता है। गामा रे बर्स्ट को भी अभी हमने देखा था। फिर कई बार ऐसे मैग्नेटिक फ्लेयर्स निकलते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने अपने पल्सर वाले इवेंट के बारे में देखा था। और नॉर्मली भी हमारे सन से सोलर फ्लेयर्स वगैरह तो निकलते ही निकलते हैं। तो दीज आर द वेरियस ट्रांजिएंट्स या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स जिनको कि आप लाइट के इमर्ज होने के बेसिस पर जज कर सकते हो। तो यहां पर आप बोलोगे कि एक प्राइज मिला है, शॉ प्राइज, हांगकांग की ये प्राइज है। वैसे तो हांगकांग का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो ये तो यूपीएससी कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है श्रीनिवास कुलकर्णी, उनको ये शॉ प्राइज दिया गया था। पैसा वैसा बढ़िया मिल जाता है यार, 1.2 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं एज ए प्राइज मनी, है ना। तो उनको मिला था, किस पर मिला था? क्योंकि उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स के बारे में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली थी। तो ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना दैट चेंज देयर ब्राइटनेस ओवर ए रिलेटिव शॉर्ट टाइम। तो छोटे समय में जैसे हमारा मैग्नेटार फ्लेयर्स हैं या फिर गामा रे बर्स्ट हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, ये लोग कैसे अपनी लाइट्स को धीमा और तेज करते हैं ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसी के बारे में ये पढ़ाई करने की बात कर रहे थे। और इन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट में इसकी स्टडी जब की है तो काफ़ी सारे मतलब इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे फेनोमेनास के बारे में जिक्र किया है और इसी के बेसिस पर इनको ये प्राइज से सम्मानित किया गया। तो सुपरनोवा के बारे में हम लोगों को पता है कि जब भी एक स्टार, एक लार्ज स्टार या हाई मास स्टार, जब भी उसके डेथ होती है तो वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर या फिर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस की बात कर लो आप, कि कई बार हम लोग बता नहीं रहते कि यार देखो कई बार ना सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं, सुपर मासिव मॉन्स्टर ब्लैक होल्स होते हैं जो कि हर गैलेक्सी के बीच में होते हैं, वहां से भी कई बार लाइट्स वगैरह इमर्ज करती हैं। हम लोगों ने गामा रे बर्स्ट की बात की थी अभी, तो फास्ट रेडियो बर्स्ट, गामा रे बर्स्ट, इन सब में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल आता है हिग्स बोसॉन से रिलेटेड। देखो अभी अभी हमारे ये जो शानदार नोबेल ल्यूरेट थे पीटर हिग्स, इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 2024 में। और इनके मरने के बाद हम लोग इनके रिसर्च को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो न्यूज़ में हमेशा ही बना रहता है, बट स्टिल यूपीएससी इज मोर लाइकली टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इनके पूरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था वो था हिग्स बोसॉन को लेके। हिग्स बोसॉन ही वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के पूरे फंडामेंटल यूनिट्स को एक नई राह दी थी। उस पूरे के पूरे थ्योरी को उसने संभाल दिया था, अदरवाइज उस थ्योरी पर भी कई सारे क्वेश्चंस उठने लगे थे। तो हिग्स बोसॉन अपने आप में काफी सारा यूनिक चीज लेके आता है, इसीलिए तो इसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। यहाँ पर हिग्स जो शब्द है वो आपको हिग्स बोसॉन या फिर पीटर हिग्स के तरफ से मिलेगा। और जो यहाँ पर आपको बोसॉन्स मिल रहा है, यहाँ पर हमारे प्यारे सत्येंद्र नाथ बोस थे, उनके नाम पर आपको ये देखने को मिलेगा, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इनसे बोसॉन्स और पीटर हिग्स से हिग्स आया। तो ये बेसिकली करता क्या है, इसको आप समझना कि जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, इसको तो देखो हमने वैसे तो कई बार हमने पढ़ने की कोशिश की, इसमें इमेज है कि नहीं, नहीं है, तो यहां पर हम एक इमेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहां पर हमारे सामने ये जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, हमारे लिए पूरा का पूरा स्टैंडर्ड मॉडल है पार्टिकल फिजिक्स का। स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स जो होता है, स्टैंडर्ड मॉडल, वो क्या इशारा करता है कि देखो पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के पार्टिकल्स हैं, जिसके बारे में मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूं आप लोगों से। एक है आपका पार्टिकल, जो कि ऐसे पार्टिकल जो कि मैटर प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्मियॉन्स। यहां पर आप देख सकते हो ये सारे के सारे जितने भी हिस्से हैं वो सब के सब क्या है, ये सब के सब फर्मियॉन्स ही हैं, ये पूरे के पूरे फर्मियॉन्स हैं। और सिमिलरली यहां पर जब आप आते हो तो जो कि फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टिकल, उनको हम लोग बोलते हैं बोसॉन्स। तो यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो, इसको बोसॉन की तरफ से देख सकते हो। यहां पर कुछ एक पार्टिकल्स का आपको जरा अंदाजा रखना है, और मैं आपको जैसे जैसे समझाते जा रहा हूं, यूपीएससी उन पे कई बार क्वेश्चंस पूछ चुकी है, जरा ध्यान देना। अब नीचे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, दीज थ्री आर द न्यूट्रिनोज जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं।
यहां पर अगर आप इनके मास को देखोगे तो मास बहुत ही कम है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। यहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यहां पर ध्यान देना कि ये सारे के सारे चार्जलेस हैं, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है और मास बहुत ही कम है। इसीलिए हम इन तीनों को कैसे बोल रहे थे कि बहुत ही रेयर टू फाइंड है, बहुत ही रेयर टू फाइंड है। और इसको हम लोगों ने फिलहाल तो खोज लिया, उसकी बात नहीं है। अगला जो हम देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं हम अपने कुछ ऐसे ही, जब हम लोग पार्टिकल्स की बात करते हैं, फर्मियॉन्स की बात करते हैं, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। देयर आर लेप्टॉन्स एंड देयर आर अगेन क्वार्क्स, सॉरी ऐसे मैं लिखता हूं, देयर आर सर्टेन क्वार्क्स एंड देयर आर सर्टेन लेप्टॉन्स। क्वार्क का एग्जांपल अगर आप बात करोगे तो इसमें प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, और लेप्टॉन्स के एग्जांपल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है। मतलब कि एक्चुअल में क्वार्क से मिलकर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर क्या बना है, प्रोटॉन बना है। एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलकर क्या बना है, न्यूट्रॉन बना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली इन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यहां पर लेकिन जो हमारे क्वार्क अभी न्यूज में है, उसको अगर आपको ध्यान देने की मुद्दा है तो आप हमेशा देखना है कि इसको किसको पढ़ना है, टॉप क्वार्क को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब इसका जो मास है वो इस पूरे के पूरे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा मास जो है वो टॉप क्वार्क का है। इसके पीछे की गुत्थी अभी सुलझाने की बात हो रही है और कई बार हम लोग इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई साहब इसका मास जो हो रहा है वो प्रोटॉन के मास से भी कई गुना ज्यादा हो जा रहा है। प्रोटॉन का मास तो छोड़ो, वाटर मॉलिक्यूल के मास से भी ज्यादा है इसका अपना खुद का अकेले का मास। तो ऐसा क्यों है? सिमिलरली हम हिग्स की बात करें तो हिग्स का भी आप देखोगे मास बहुत ही ज्यादा मिलता है, बहुत ही ज्यादा मिलता है। और इनफैक्ट यही एकमात्र ऐसा पार्टिकल है जो कि हिग्स बोसॉन से भी ज्यादा भारी है और पूरे इस स्टैंडर्ड मॉडल में सबसे हाईएस्ट है इसका मास। दूसरा, अगर आप देखोगे कि इस पूरे के पूरे जोन में अगर आपको कोई भी एक हिस्सा दिखेगा जिसका स्पिन नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो ये स्पिन डिनोट कर रहा है, जिसका स्पिन नहीं है वो स्पिन कौन है भाई साहब, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन एकमात्र ऐसा स्टैंडर्ड पार्टिकल है जिसके पास स्पिन नहीं है, स्पिनलेस है, और ये चार्जलेस भी है, चार्जलेस और स्पिनलेस है, बस इसका मास है। अब हिग्स बोसॉन बेसिकली करता क्या है? हिग्स बोसॉन बेसिकली करता है, ये हिग्स फील्ड जनरेट करता है। और हिग्स फील्ड क्या करता है? हिग्स फील्ड बेसिकली मास प्रोवाइड करता है। जैसे कि मास प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि यूजुअली अगर हम लोग इसका मास कितना देख रहे हैं, 1.77 देख रहे हैं, अगर टाउ लेप्टॉन है अगर आपका, तो टाउ लेप्टॉन का मास जितना भी आपको दिख रहा है वो किसके वजह से? क्योंकि ये मास आपके हिग्स फील्ड के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। ये हिग्स फील्ड जो है ये हर जगह सर्वत्र है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, ये हर जगह फैला हुआ है। तो इसीलिए जैसे ही हिग्स फील्ड के इस जगह पर जैसे ही ये सारे के सारे स्टैंडर्ड पार्टिकल्स आते हैं वो अपना मास गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूं कि मेरे सामने ये हल्का फुल्का एक पेन पड़ा है और मेरे पास एक ये थोड़ा भारी मेरा फोन पड़ा है। तो फोन भारी क्यों है मेरा? इसके पास मास ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम बोलते हैं कि ये हिग्स फील्ड के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, ये हिग्स फील्ड के साथ कम इंटरेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका मास कम है। सेम अप्लाई कर लेना यहां पर भी सब पे। तो एक तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई साहब क्यों हिग्स बोसॉन जो है वो अपने आप में गॉड पार्टिकल के नाम पर देखने को मिलता है। तो कुछ इसकी स्पेशलिटी भी हम लोगों ने समझ ली और यही सारी चीजें यहां पर आपको लिखते हुए दिख जाएगी। जैसे कि यहां पर हम लोग समझते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मास की बात कर रहे हैं, 130 गुना प्रोटॉन का मास तो यही उठा ले जा रहा है हिग्स ही, और इससे भी कहीं ज्यादा आपका टॉप क्वार्क की बात होती है। हिग्स बोसॉन जो है वो दूसरे हिग्स बोसॉन के साथ में इंटरेक्ट करता है, और साथ में कई बार ऐसा होता है कि ये जो हिग्स बोसॉन है आपका, यही हिग्स बोसॉन कई बार पकड़ में नहीं आता है ना। हिग्स बोसॉन क्यों नहीं पकड़ में आता है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही फ्रैक्शन मूवमेंट के लिए आती है, वो तुरंत जेड बोसॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, डब्ल्यू बोसॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूऑन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं। फिर यहां पर हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम इनका होता ही नहीं है क्योंकि स्पिन जीरो है, साथ ही साथ बहुत ही ब्रीफ लाइफ स्पैन के लिए आते हैं। और हमने देखा कि इनका डिटेक्शन बहुत ही मुश्किल से हो पाता है जब बहुत सारे फोटॉन्स के पेयर्स डब्ल्यू और जेड बोसॉन में मतलब कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं, तो उनके डिके के टाइम पर ही ये सारी की सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये मुद्दा हम लोगों ने हिग्स बोसॉन के लिए पढ़ा। रिलेवेंस क्या है हिग्स बोसॉन का? भाई साहब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का पूरा प्रेडिक्शन इसने बनाया है, और जितने भी नए प्रकार के आपको मतलब स्टैंडर्ड मॉडल में जितने भी नए प्रकार के पार्टिकल्स मिलते हैं, इनफैक्ट आपका डार्क मैटर ही क्यों ना हो, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा गेटवे है। क्योंकि अभी तक हम लोग को ग्रेविटॉन जैसा कोई पार्टिकल मिला नहीं है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो अगेन उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा ये। तो इसी तरीके से हिग्स बोसॉन तो यार अच्छा खासा है। टॉप क्वार्क की बात अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे कि बहुत भारी चीज है यार ये, मतलब फिजिसिस्ट जो है एलएचसी के अंदर में इन्होंने रिपोर्ट किया कि हम लोगों ने फिलहाल टॉप क्वार्क का सबसे प्रिसाइज
जो मास है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब ये मास तो यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि टॉप क्वार्क जो होता है उसका मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इनफैक्ट जो टॉप क्वार्क है ये मोस्ट मासिव पार्टिकल है, जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। तो बेसिकली यहां पर आप बोल सकते हो कि ये वाटर मॉलिक्यूल से भी हेवियर है, ये कॉपर के एक एटम से भी 3 गुना ज्यादा भारी है, और ये कैफीन मॉलिक्यूल से भी 95% के आसपास में आता है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल से भी लगभग 95% उसका हिस्सा। तो ये एक इकलौता स्टैंडर्ड पार्टिकल, हमारा फंडामेंटल पार्टिकल का ही हो सकता है। डिके करने के लिए भाई साहब, इसको यहां पर गलत लिख दिया है, ये नहीं है, 10⁻⁻25 सेकेंड्स लगते हैं, है ना। तो लेस देन इतने सेकेंड्स में ही ये क्या हो जाता है, ये अपने और स्टेबल पार्टिकल की तरफ डिके हो जाता है। तो इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। बट स्टिल पहले जो कंफ्यूजन थी 151 से 197 के बीच में कुछ होगा, तो अब 172 इस पर लॉक कर दिया गया है। अगला आर्टिकल हमारा क्वासार से रिलेटेड है। क्वासार बेसिकली क्या है, यहां पर आप देख सकते हो कि क्वासार क्या होते हैं, ये होते हैं क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स होते हैं। क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स ये क्या चीज है, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स क्या चीज है। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि देखो ये एक प्रकार का, आप समझ लो कि वही जैसे अभी हम लोग सुपरनोवा की बात कर रहे थे, जैसे हम लोग गामा रे बर्स्ट की बात कर रहे थे, वैसे ही कई बार जो आपके सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं उनके बिल्कुल बीचों बीच से भी ऐसे लाइट्स निकलते हैं। अब ये सुपर मासिव ब्लैक होल हमसे इतने लाइट ईयर्स दूर होता है कि हमें ये लाइट का अंदाजा नहीं होता, लेकिन अगर हम इसके पास होते तो शायद ये हमारे सन से भी ज्यादा तेज चमकता हुआ हमें दिखाई देता। तो इसीलिए यहां पर हम लोग बोल रहे हैं क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स के बारे में बात कर रहे थे कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई जो भी होता है, जहां पर सुपर मासिव ब्लैक होल्स दिखते हैं, उससे ये एक बहुत तेजी से लाइट निकलता हुआ हमें दिखता है। इसके अंदर आपको रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रे सब निकलते हुए दिख सकता है, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगला आर्टिकल हमारा न्यूट्रिनो यूनिवर्स से रिलेटेड है। न्यूट्रिनो के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। तो अभी साइंटिस्ट जो नोवा के हैं, न्यूमी ऑफ एक्सिस वे एक्सपीरियंस पर हैं, उन्होंने यूएस के एक कोलैबोरेशन के साथ में एक एडवांस रिसर्च न्यूट्रिनोस पर कंडक्ट किया था। तो हम लोग को न्यूट्रिनोस के बारे में बस यूं ही पता कर लेना चाहिए। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल हमें पता है, बहुत ही कम मास है, पता है। ये बेसिकली कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, पता है। ये लेफ्ट हैंडेड स्पिन होता है, चलो ये नया बात पता चल गया है, पता कर लो। घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं इसको, जैसे उसको हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल बोलते थे, इसको घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है न्यूट्रिनो को। क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज इस पे है ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं है तो इतने छोटे मास से ग्रेविटेशनल फोर्स के आगोश में भी जल्दी नहीं आता है, तो इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आता है, इसीलिए इसको हम लोग घोस्ट पार्टिकल भी बुला देते हैं। अब यहां पर न्यूट्रिनोस जो होते हैं वो पूरे यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स में काउंट हो सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा अगर आप बोलोगे तो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के बाद अगर आप देखोगे तो ये मिलेंगे आपको न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनोस अभी जब जितने में आप पढ़ रहे हो, हर सेकंड मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस आपके शरीर से आर पार हो जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट है ना, न्यूट्रिनोस हर जगह है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर प्रोडक्शन और सोर्स की बात करो तो ये तभी प्रोड्यूस होते हैं जब एक लेप्टॉन किसी मैटर के साथ में इंटरेक्ट करता है। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा कि लेप्टॉन्स का ही एक पार्ट है न्यूट्रिनो, और वहीं से ये आपको देखने को मिल सकता है। ये एक प्रकार का इनका जो वीक चार्ज या फिर मतलब नॉन एग्जिस्टेंस मास जो होता है वो न्यूट्रिनोस को बहुत डिफिकल्ट बना देता है। ये हम लोगों ने पहले ही बता दिया, और बहुत ही मुश्किल से इसको हम लोग ट्रैक कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी तो हम लोगों ने इस न्यूट्रिनो को खोज लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टिल हमारे पास ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमको देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक अपने इस पूरे डिस्कशन में इतना ही था। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर से आपको पूरे एस्ट्रोनॉमी के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आशा करता हूँ कि आपके सीधे नीचे डाउट्स जो भी मिलेंगे उनको मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी आके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।